तो आज हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पर कंसंट्रेट करेंगे, जो कि आएंगे हमारे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी में जो कि हम जानते हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे जो न्यूमेरिकल होंगे आज इसी चीज़ को कंसंट्रेट करके होंगे कि हम कोशिश करें कि ये जो चैप्टर फर्स्ट में जो न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हम एक बार देख लें और समझ लें। उसके साथ साथ जो बीच में कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी हम पढ़ते रहेंगे। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये कहता है कि टू आइडेंटिकल आइडेंटिकल का मतलब हो गया यहाँ पर सेम। तो सेम टाइप के दो चार्ज स्फीयर हैं ऑफ स्मॉल साइज ए एंड बी। उनका जो साइज़ है वो स्मॉल है एंड देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, और उनकी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। तो ज़रा हम इसको देखते हैं ड्रॉ करके ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो इसने बताया हमसे कि भाई हमारे पास दो स्फीयर हैं। एक स्फीयर हमारा ए है, ठीक है, एक स्फीयर हमारा ए है, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ए स्फीयर है। एक और जो स्फीयर है हमारा, जो दूसरा स्फीयर है जो कि इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो स्फीयर है हमारा बी। वो स्फीयर है हमारा बी। और दोनों ही स्फीयर जो हैं वो आइडेंटिकल है। दोनों ही स्फीयर आइडेंटिकल है। तो दोनों ही स्फीयर आइडेंटिकल जो हैं वो ये हैं, और दोनों की जो सेंटर से सेंटर की दूरी है, दोनों की जो सेंटर से सेंटर तक की दूरी है वो है बेसिकली 40 सेंटीमीटर, वो दी हुई है। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच की जो दूरी है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये रही है, ठीक है, वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है। और दोनों जो स्फीयर हैं वो आइडेंटिकल हैं और चार्ज है, और उनके जो सेंटर के हिसाब से वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हम क्या करते हैं कि एक थर्ड स्फीयर लाते हैं, वो जो थर्ड स्फीयर होता है जिसका नाम यहाँ पर इन्होंने सी रखा है, वो होता है, उस पर जो चार्ज होता है थर्ड स्फीयर पर जो चार्ज होता है बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि उसका चार्ज 0 होता है। और जो हमारा जो पहला वाला स्फीयर है उसके पास जो चार्ज होता है 6.4, और वही सेम चार्ज क्यू बी के पास होता है। तो दोनों के पास 6.4 माइक्रो कॉलम का चार्ज होता है। तो जो थर्ड स्फीयर आएगा हमारा वो भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल होने के साथ साथ वो अनचार्ज होगा। तो यानी कि जो थर्ड स्फीयर है जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये सी है, तो इस पर जो चार्ज होगा क्यू सी वो ज़ीरो माइक्रो कूलम, ठीक है ना, 0 माइक्रो कूलम होगा। अब क्या करते हैं हम इसको, ये जो हमारा थर्ड स्फीयर अनचार्ज है और ए और बी चार्ज हैं, और ए और बी के पास इतना चार्ज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि हम उसको कांटेक्ट में लाते हैं, किसके, पहले फर्स्ट के, और देन फिर कांटेक्ट में लाते हैं सेकंड के, ठीक है, और सेकंड के कांटेक्ट में लाने के बाद फाइनली हम उसको रिमूव कर देते हैं दोनों से अलग। यानी कि जो थर्ड स्फीयर है सी, उसको हम दोनों से अलग कर देते हैं। और वो जानना ही चाह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी नाउ। तो जब हम उसको इस वाले स्फीयर को इसके पास ले जाएंगे, सी को जब हम इसके ए के पास ले जाएंगे, ए के पास ले जाने के बाद हम बी के पास ले जाएंगे, और फिर जब हम सी को अलग कर देंगे दोनों से, तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा बेसिकली जो स्फीयर, जो पहले वाले स्फीयर थे, जो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, बेसिकली ए और बी के बीच में क्या नेचर होगा फोर्स का, वो हमसे पूछ रहा है। नेचर तो उसने बता दिया, बट उसका अमाउंट पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बेसिकली वो। तो ये हमसे वो जानना चाहता है। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए अब करते हैं उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा थर्ड स्फीयर है उसको हम पहले वाले स्फीयर के नज़दीक ले जाएंगे, थर्ड स्फीयर को हम फर्स्ट स्फीयर के नज़दीक ले जाएंगे। तो नज़दीक ले जाने से क्या होगा, जो उस पर चार्ज अवेलेबल है, किस पर, फर्स्ट वाले पर, वो चार्ज इसके साथ शेयर हो जाएगा। तो पहले हम सी को ए के पास लेकर जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा स्टेप यही होगा कि हम सी को ए के पास लेकर जाएं। तो चलिए जब सी को ए के पास लेके जाएंगे तो क्या होता है वो हम देखते हैं। सी को ए के पास ले जाने के बाद होता क्या है, तो जब सी जो कि अनचार्ज है, जिसके पास चार्ज 0 है, और क्यू ए जो चार्ज है जिसके पास चार्ज क्यू 6.4 है, तो होगा क्या, दोनों का चार्ज आपस में,
क्योंकि हम जानते हैं चार्ज का जो नेचर होता है वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, उनमें से आता है। तो जो QA का चार्ज है वो सम हो जाएगा QC के चार्ज के साथ, और दोनों का चार्ज बराबर बट जाएगा। और बराबर बटने के बाद जो नया चार्ज बचेगा दोनों पर, वो जो नया चार्ज होगा वो बराबर बराबर चार्ज होगा। तो वो चार्ज क्या हो सकता है, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। वो चार्ज क्या हो सकता है, वो चार्ज जो दोनों पर होगा वो होगा, मान लीजिए अगर मैं उसकी बात करूँ, मैं QA की, तो उस पर वो नया चार्ज आ जाएगा QA डैश। और QC की बात करूँ तो QC पर भी बिल्कुल बराबर अमाउंट में चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो QA का चार्ज इसमें पुट करेंगे। QA का चार्ज हमें गिवन है, ये रहा QA का चार्ज 6.4, तो हमने 6.4 इसमें रख लिया। QC का चार्ज भी हमारे पास है 0, तो हमने 0 पुट कर दिया इसमें, और हमने डिवाइड कर दिया 2, दोनों पे बराबर बढ़ जाएगा। तो अब जो दोनों पर चार्ज आ जाएगा, यानी कि QA पर जो नया चार्ज होगा और QC पर जो कि अनचार्ज था एक चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज होगा, इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा हमारे पास 3.2 माइक्रो कॉलम। तो ये नया चार्ज हो गया किस पर, हमारे A और C पर। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारे में ये होगा कि हमारा जो चार्ज है C, इस बार वो टच में लाया जाएगा किसके, B वाले चार्ज के। तो सेकंड स्टेप में अब वो जो चार्ज है जो कि ये बन चुका है, अब जो QC पर चार्ज है वो ये चार्ज आ चुका है, अब वो टच में लाया जाएगा किस पर, C के टच में लाया जाएगा। और जो C पर अवेलेबल चार्ज है वो कितना है, 6.4, जो कि हमें गिवन है। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि आखिर नई इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। तो अगेन व्हेन C टच्ड विद B, तो B के साथ जब टच होगा तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, जो QC पर चार्ज प्रेजेंट है प्लस जो QB पर पहले से दिया गया है, दोनों बराबर बढ़ जाएंगे, चाहे किसी पर ज़्यादा हो या कम हो, और दोनों पर एक नया चार्ज आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, यानी कि QB पर एक नया चार्ज आ जाएगा और QC पर जो पहले से चार्ज था वो भी एक नया चार्ज हो जाएगा। तो होगा क्या, जब इसके ऊपर इसने कुछ चार्ज दे दिया जो कि अभी हमारा आया था 3.2, तो 3.2 जब इसके साथ जाएगा यहाँ पर, तो इसके पास पहले से ही अवेलेबल है 6.4, तो वो दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या आएंगी वो 3.2 प्लस 6.4, वो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो अब हमारे पास इनको सम करने के बाद जो नया चार्ज आ गया, यानी कि QB के पास जो अब चार्ज बचा वो बचा ये, और Q डबल डैश यानी कि C के पास, अब हम C को अलग हटा देंगे, C को उससे सेपरेट कर देंगे, किससे, B से। तो B जो स्फीयर है, जो कि आइडेंटिकल है तीनों स्फीयर, तो अब B को और C को आपस में अलग कर देंगे। अब हमें करना क्या है कि ये दोनों जो स्फीयर हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है अब, यानी कि जो C चार्ज लेके चला गया वो चला गया, जो बचा हुआ चार्ज है उसके बेसिस पर हमें दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो अब हमें जो नए चार्ज हैं, यानी कि A और B पर जो नए चार्ज हैं, उनके बेसिस पर फोर्स निकालना है। तो आओ, अब हमें जो फोर्स निकालना है वो दोनों पर हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। F इजिकल टू, हमारे पास कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये कहता है कि हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारा, जो कि नया हमने चार्ज यहाँ पर स्टोर करा था, ये वाला वैल्यू Q1 का, और Q2 की वैल्यू, मतलब Q2 की जगह जो रिप्लेस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ये वाला वैल्यू, जो कि 4.8 है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने में हम एक बात नोटिस करते हुए चलेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर साथ के साथ रख देते हैं, 9 × 10 की पावर +9, और हमारा जो Q1 है वो है 3.2, और उसको माइक्रो कॉलम से कॉलम में बदल लेंगे तो -6। उसके साथ साथ जो अभी हमारा चार्ज आया है B पर, वो चार्ज है हमारा 4.6, और उसको भी हम किस में बदल लेंगे, उसको भी हम बदल लेंगे SI यूनिट सिस्टम में -6 से मल्टीप्लाई करके। तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके नीचे बात आती है R की। तो R की डिस्टेंस हम पहले ही आपको बताए थे यहाँ पर कि R की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे SI यूनिट में। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, 10⁻² से मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट। तो इसको चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर 10⁻² से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10⁻² से मीटर में बदल गया, और उसके पास स्क्वायर पावर में फॉर्मूला होता है।
तो इस सब को कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आएगा वो क्वेश्चन में जो डिमांड कर रहा है वो वाला आंसर आएगा। तो इसको कट करेंगे और कट करके हम देखेंगे इसमें फाइनली आंसर क्या आएगा। मैं इसकी कैलकुलेशन अलग करता हूँ और अलग करके मैं यहाँ पर पॉज करके फिर प्ले करके लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो ये आती है 864 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, 2 पिथ बॉल दी गई हैं। 2 पिथ बॉल के साथ साथ आपको ये पता करना है कि बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। फर्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन को। हमको दिया हुआ है पिथ बॉल, फ्री पिथ बॉल्स दी गई हैं। ए जिसका इतना मास है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, इतना चार्ज वो कैरी करती हैं। कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, इतना चार्ज वो कैरी करती हैं। तो चार्ज जो है वो इतना है। व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज शुड बी गिवन टू द सेकंड पिथ बॉल बी दैट फिक्स 5 सेंटीमीटर below the former ball so that upper ball is stationary। ओहो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है इसी के साथ ही। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे दी गई हैं, उन कंडीशंस को देख के हम आगे चलेंगे। कंडीशंस में ये बोल रहा है कि जो पिथ बॉल है वो हमें अलग अलग उसकी दी गई है और उसमें जो है हमें बताना है कि वो किस तरीके का बिहेवियर शो करती है। देखते हैं ज़रा किस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। तो हमारे पास एक बॉल जो है वो फ्री है और एक बॉल जो है दूसरी वाली 8 ग्राम की जो हमारे पास बॉल है वो फ्री स्टेट में हैंग कर रही है। तो अब हम इसको बना लेते हैं। पहले हम इसका डायग्राम। एक तो हमारे पास चार्ज बॉल ये है और इसके पास जो हमें चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10 की पावर ये। तो Q1 जो हमें दे रखा है बेसिकली वो क्या दे रखा है, 5 × 10 की पावर -8 कॉलम। और जो मास दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 8 ग्राम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों के पास। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी। अब हमें एक सेकंड बॉल, यानी कि ये तो हमारी फर्स्ट बॉल हो गई, एक सेकंड बॉल इसके पास लानी है। जो सेकंड बॉल होगी उसका चार्ज हमें पता करना है और वो चार्ज इतना होना चाहिए कि वो जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर के साथ सेंटर से सेंटर तक की। और जो ऊपर वाली बॉल है, जो फर्स्ट बॉल है, ये हमारी जो बॉल है ये जो है स्टेशनरी हो जाए, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाए, ये अपनी इसी पोजीशन पर रुकी रहे। तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, इतना चार्ज हमें Q2 को देना है, या Q2 का चार्ज इतना होना चाहिए कि वो उस बॉल को नीचे की तरफ ना आने दे। ठीक है ना, वो उस बॉल को नीचे की तरफ ना आने दे। तो अगर वो बॉल नीचे की तरफ नहीं आ रही है तो भी उसका अपना एक मास होगा जो कि क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, और जो वो मास होगा वो अर्थ के डाउनवर्ड्स काम करेगा। तो m × g तो उस पर ऐसे लगेगा, लेकिन हमें इस बॉल में इतना फोर्स देना है कि इस m × g को वो बैलेंस कर दे, यानी कि उसका रिएक्शन फोर्स इतना हो जाए कि उसको वो बेसिकली नीचे आने से रोक सके। तो एक फोर्स हमें देना है। तो एक फोर्स तो नीचे से लगेगा जो फोर्स होगा, और एक फोर्स ऊपर से जो उसका वेट है वो लग रहा है। तो इसको हम स्टेशनरी की कंडीशन में ऐसे डील करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारे पास जो जो गिवन है उसके बेसिस पर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, इसका भी हम हेल्प लेंगे। और उसके साथ साथ हमें Q2 निकालना है, मास गिवन है। और जब हम अर्थ पर नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास G भी होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक तो कॉलम फोर्स लग रहा है जो Fc है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक लग रहा है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। इस तरीके से दोनों अगर ये बैलेंस हो जाएंगे तो हमारी बॉल वो रुक जाएगी। तो ये हमारी स्टेशनरी होने की कंडीशन है। ठीक है ना, स्टेशनरी होने की कंडीशन है। तो इसको हम अचीव करेंगे और अचीव करके देखेंगे हम क्या इसमें कर पाते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये जो पिथ बॉल जो जनरली हम बोलते हैं वो होती क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, पिथ बॉल हम इससे बना सकते हैं। ये हमारा बलून है, ये हमारा बलून है।
तो आपने देखा होगा दो बलून्स को जब हम एक दूसरे के पास रखते हैं वो अट्रैक्शन रिपल्शन करते हैं। और दूसरा तरीका पिथ बॉल बनाने का ये भी है, ये फॉइल पेपर लगा देते हैं किसी भी उसके ऊपर, तो फॉइल पेपर से भी पिथ बॉल बन जाती है। वरना थर्मोकॉल जो आता है, थर्मोकॉल में जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वो भी पिथ बॉल होती हैं। और जो स्माइली आता है, वो भी पिथ बॉल ही होता है। तो ये हमारे कुछ पिथ बॉल के एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास रहते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि भाई उनके पास भी अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स होता है। हमने चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन करा था, भाई इनका रोल क्या है पिथ बॉल वगैरह का, वो हम यहाँ पर अब देखते हैं क्या है। तो पिथ बॉल्स बेसिकली एक्सपेरिमेंट में काम आती हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन नेचर शो करने के काम आती हैं, फोर्स का या कॉलम फोर्स को स्टडी करने के काम आती हैं। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी कंडीशन है उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर कॉलम फोर्स को रख दें और यहाँ पर हम ग्रेविटेशन फोर्स को रख दें तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ जाती है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन हमारे पास बनकर आती है। उसमें जो जो वैल्यू है वो रख दीजिए, हमारे पास Q2 का आंसर आ जाए, क्योंकि हमारे पास R भी अवेलेबल है, हमारे पास Q भी अवेलेबल है, हमारे पास M भी है और G भी है। ये सारी वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेशन करके आंसर ले आएंगे। तो हमारे पास कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ किसकी 1/4ε0 की। और जो हमारे पास Q1 की वैल्यू है जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, वो 10 की पावर हमारे जो है -8 है। हमें Q2 निकालना है, डिवाइड बाय R हमें गिवन है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदल लो, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे को मास भी गिवन है ग्राम में, उसको किलोग्राम में बदल लो। जहाँ तक बात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, और 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, इसके हिसाब से हम अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके हमारी Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं पॉज करके इस कैलकुलेशन को करके आपको बताता हूँ, जिससे कि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है, इन सबको कैलकुलेट करके 4.36 × 10⁻7 कोला। तो ये हमारा वो चार्ज है। अगर हम Q2 पर लगा दें तो हमारा, यानी Q2 पर इतना चार्ज हो तो हमारा जो स्टेशनरी कंडीशन है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेशनरी कंडीशन अचीव हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा एक अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कुछ ऐसा है, 2 पॉइंट चार्जेस 5 × 10⁻⁻19 कोलम एंड 20 × 10⁻⁻19 कोलम separated by a distance 2 meter. Find that point, line of joining them, at which the electric field intensity is 0. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एक क्वेश्चन आ जाता है। उस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, सॉल्यूशन को देखते हैं हम इसके को, ये क्या कहना चाह रहा है। भाई एक चार्ज हमारा Q1 है और एक चार्ज हमारा Q2 है। दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, किसकी, दोनों की 0। यानी कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे और इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे वो इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। यानी कि दोनों की फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आकर 0 हो जाए, या कहें तो E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाए E2 के, इस जगह पर आकर। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भी ये जो डिस्टेंस है हमारी, वो Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस है वो x है, जहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो Q2 E2 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, और जो E1 है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। बट इस पॉइंट पर आकर, इस x डिस्टेंस पर आकर उनका जो फील्ड है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है, और वो वहाँ पर उनकी फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 बन जाती है। तो हमें जैसा कि पता है Q1 की वैल्यू हमको गिवन है 5 × 10⁻⁻19 कोलम, और सिमिलरली हमें Q2 भी गिवन है, वो Q2 हमें गिवन है 20 × 10⁻⁻19 कोलम। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच का एक डिस्टेंस दिया गया है 2 मीटर। तो दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 2 मीटर है एज़ पर द क्वेश्चन। तो x डिस्टेंस हमने यहाँ पर इस पॉइंट की मान लीजिए वो पॉइंट P है, ठीक है, मान लीजिए वो पॉइंट P है। तो पहले वाले चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस x है, तो इधर जो डिस्टेंस बची वो क्या बची,
2 माइनस एक्स। तो जो इधर की तरफ डिस्टेंस बची राइट हैंड साइड की तरफ, वो डिस्टेंस बची 2 मीटर में से एक्स सब्ट्रैक्ट होकर जो भी डिस्टेंस होगी वो इधर बची। तो कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि E1 इज इक्वल टू E2 हो जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू E2 अगर हम यूज़ करें, और E1 E2 का फॉर्मूला हमें पता है कि वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने एक्स स्क्वायर मानी है और चार्ज है Q1। सिमिलरली जो दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, कॉन्स्टेंट तो उसका बदलने से रहा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इस E2 में जो चार्ज जो रोल प्ले करेगा वो चार्ज होगा हमारा सेकंड वाला, तो Q2 आएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाय उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट तक का, वो डिस्टेंस है 2 माइनस एक्स का। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बन जाती है। तो इस इक्वेशन को एज पर द क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उस बेसिस पर हम इसको चलते रहेंगे। तो जैसा कि हम नोटिस कर रहे हैं कि बोथ साइड जो है ये कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, तो इट विल बी कैंसिल्ड आउट एंड रिमेनिंग थिंग्स विल बी एज इट इज। सो व्हाट विल हैपन टू नेक्स्ट, दैट चार्ज Q1 है हमारे पास और चार्ज Q2 डिवाइड हो जाए, तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है। और Q1 Q2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम आगे का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर देखेंगे हमारे RHS में दोनों की तरफ स्क्वायर आ रहा है, तो इधर हम इसको होल स्क्वायर बना लें तो हमें लगेगा कि हम कुछ, अगर LHS में भी होल स्क्वायर बन जाए किसी वजह से, तो हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कॉमन टर्म है वो हमने कैंसिल आउट कर दी, 5 को डिवाइड कर दिया 4 टाइम्स हमने इधर से। तो अगर हम इधर देखें जो हमारे पास बचकर नीचे टर्म आ रही है, वो टर्म आ रही है हमारे पास 1/4 और 1/4 का जो स्क्वायर होता है वो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो दोनों तरफ पावर सेम आ गई, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो होगा 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो x डिस्टेंस आएगा वो 2/3 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो हमारा जो वो पॉइंट है वो पॉइंट मिलेगा x इज इक्वल टू 2/3 मीटर पर, ठीक है, जहाँ पर हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चार्ज का है। बेसिकली फर्स्ट चार्ज की तरफ से डिस्टेंस है Q1 की तरफ से, और सब्ट्रैक्ट करके हम दूसरे चार्ज की तरफ से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है डायग्राम से, 2014 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। देखेंगे ज़रा ये क्या कहना चाह रहा है। तो एज़ पर द डायग्राम हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो डायग्राम हमसे जो कह रहा है उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हमें जो ट्राइंगल दिया गया है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनकर आ गया, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया। इस ट्राइंगल में हमें कुछ चार्जेस और कुछ लोकेशंस दी गई हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। क्या क्या है वो देखते हैं। तो हमारा एक पॉइंट ऊपर A दिया गया है, एक पॉइंट B दिया गया है, एक C दिया गया है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड हमारी A है, ठीक है। तो जो C पॉइंट है वहाँ पर जो हमें चार्ज दिया गया है वो -8Q दिया गया है, और जो हमारा B पॉइंट है वहाँ पर जो हमें चार्ज दिया गया है वो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है +6Q करके दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो +Q -8Q चार्ज आर प्लेस एट द वर्टाइसेस इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, साइड उसकी A है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा, हमें इस मैग्नीट्यूड की दूसरे क्वेश्चन में हमसे उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पूछ रहा है कि हमें उन डायरेक्शन भी बताओ। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, करते हैं इसको कैसे कैसे होता है। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एज़ पर यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इधर वो आउटवर्ड होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन जो जा रहा होगा वो डाउनवर्ड जा रहा होगा। तो जो नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम E2 कह सकते हैं वो हमारा डाउनवर्ड जा रहा होगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी, और जो रिजल्टेंट भी आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। अगर हम इस बात को नोटिस करें तो देखेंगे 8 इज़ ग्रेटर देन 6, डायरेक्शन को छोड़ दें प्लस माइनस को, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरफ आएगा, जो हमारा नेट रिजल्टेंट और फाइनल आंसर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होगा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर कहीं आएगी जिसको हम निकालेंगे फाइनली, और हम इसको मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन जो है वो बीटा आएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चलेगा आगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें एक तो बीटा निकालना है और एक हमें ई निकालना है। तो ये दो हमारे पर्पस है, बीटा जो कि डायरेक्शन है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की, और ई जो कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हमें E1 और E2 का पता होना ज़रूरी है। तो E1 निकालेंगे सबसे पहले हम। तो E1 होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज पर द क्वेश्चन 6Q गिवन है डिवाइड बाय A स्क्वायर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमने A पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। सिमिलरली हम E2 निकालेंगे, वो भी इसी तरीके से निकालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो कि क्वेश्चन में जैसा जैसा हमें दिया है 8Q/A स्क्वायर, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। इस तरीके से हमने इसमें माइनस का और प्लस का कोई रोल नहीं रह जाता, मैग्नीट्यूड में सिंपली हम वैल्यूज़ उनकी पुट कर देते हैं। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अब यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो सिर्फ 6 को छोड़ दें और 8 को छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। तो हम अपनी इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको लेट करने के लिए या इसको बनाने के लिए हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A स्क्वायर जो है ये सारा का सारा हम K मान लें। और अगर हम K मान लेंगे तो हमारा जो ये वाला इक्वेशन होगा, फर्स्ट वाला ये वाला, वो बन जाएगा 6K, ठीक है। और जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसमें भी सारी चीज़ें सेम आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 8K। तो हमने ये लेट कर लिया, यहाँ पर एज्यूम कर लिया ईजी होने के लिए, ईजी करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हमने कैलकुलेशन को ये कर लिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या होगा। तो अभी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अभी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्लास 11th में हमने एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला ये कहता है हमारे को कि R जो होता है वो होता है √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो वो हमारे पास इस तरीके से निकल कर आता है। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड E आएगा √A की जगह हम रखेंगे E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। अब बात थीटा की आएगी। चलिए वापस से डायग्राम में देखते हैं। हम जानते हैं ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सभी एंगल जो इंटरनल होंगे वो 60 डिग्री होंगे। और जब सभी एंगल 60 डिग्री हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो बचा हुआ जो साइड है 180 - 60 बचने के बाद ये 120 आएगा। तो E1 और E2 के बीच का जो एंगल आएगा वो बेसिकली 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितना आएगा, 120 आएगा। तो उसको यहाँ पर हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो सभी वैल्यूज़ रख देते हैं और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी उसको लेट करके उसको सिंपल फॉर्म में बनाया था। 6K और 8K दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे और 120 डिग्री पुट करेंगे। तो 6K का होल स्क्वायर 8K का होल स्क्वायर 2 × 6K 8K और cos थीटा की वैल्यू 120। cos थीटा की वैल्यू 120 रखने के बाद और ये सब करने के बाद हम इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कुछ डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। 36K 64K स्क्वायर एंड ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम cos 20 की वैल्यू भी रखेंगे, ये सारा का सारा वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 48K स्क्वायर, ठीक है। cos 120 की जो वैल्यू होती है, cos 120 की जो वैल्यू होती है -1/2 होती है, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इस वैल्यू को पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी। इस इक्वेशन को मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी अपने लेवल पर सॉल्व करो, जिससे कि थोड़ा टाइम बचे, वीडियो का टाइम बचे और हम इसको आगे कर सकें। तो स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू आता है E वो आता है इसमें से K √A
52 ये हमारी वैल्यू आती है इसके मैग्नीट्यूड की। अब हमने यहाँ पर एक लेट करा था जहाँ पर के की वैल्यू हमने ये मानी थी, तो वापस यहाँ पर हम के की वैल्यू रख देंगे जिससे कि हम उसको ईजीली बता सकें कि भाई हमारा फाइनल आंसर ये आ रहा है। तो हम यहाँ पर फाइनली एक आंसर निकालेंगे जहाँ पर हम के की वैल्यू कहाँ से ले आएंगे, इस इक्वेशन से ले आएंगे और उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे के को। तो के हमारा हम क्या माना था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमने के की मानी थी। जो अभी हमारी वैल्यू निकल कर आ रही है उसके हिसाब से हम इसको रख देंगे 52 डिवाइड बाय ए का स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा मैग्नीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि डायरेक्शन बताइए। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें इसको डायरेक्शन फाइंड आउट करके देना होगा क्वेश्चन को, और डायरेक्शन निकालने के लिए क्लास 11th में हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ पढ़े थे। तो tan बीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है ई साइन 120 डिग्री। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। वैसे तो फार्मूला अगर मैं आपके लिए लिखूँ तो फार्मूला लिख देता हूँ पहले जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में। तो फार्मूला हमने पढ़ा है 11th क्लास में, वो होता है बी बेसिकली बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम वही वैल्यू रखेंगे उसी हिसाब से। तो tan बीटा हमें निकालना है बेसिकली, तो हमारे पास E1 साइन 120 डिग्री एंड E2 प्लस E1 साइन कॉस 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री। तो इन वैल्यूज़ को रख के फिर इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ जी, मैं एक बात बस आपको बता देता हूँ कि साइन 120 जो होगा वो बेसिकली √3/2 होगा। ठीक है, और E1 की वैल्यू हमारे पास अभी है, E1 और E2 की वैल्यू हम निकाले थे अभी। E1 E2 की वैल्यू 6K और इसकी जो वैल्यू आएगी √3/2, और E2 की जो वैल्यू है वो भी हम रखेंगे 8K 6K मल्टीप्लाई -1/2। 120 की वैल्यू कॉस में जो होती है वो -1/2 होती है, -1/2 होती है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा थीटा होगा। पॉज करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आप जो है इसको अपने लेवल पर सॉल्व करके इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में के है तो के तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आंसर आया हमारा? tan बीटा बेसिकली हमारा जो पॉज करके सॉल्व करके होके आएगा 3√3 डिवाइड बाय 5। तो हम बीटा की वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स 3√3 डिवाइड बाय 5 ये हमारी डायरेक्शन होगी जो कि हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हमारे का आंसर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है और NCERT से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसमें एक थोड़े से अपने हिसाब से हमने चेंजेस करे हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिस मिल सके। तो आप NCERT वाले की प्रैक्टिस घर पे करेंगे, यहाँ पर मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में कह रहा है एक ऑयल ड्रॉप है जो कि 12 है और उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, स्टेशनरी हैं, रेस्ट में है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई हैं। तो मिल्क एंड सॉइल ड्रॉप एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर डेंसिटी दी गई है। सो डेंसिटी देने के साथ साथ हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है कि रेडियस बताइए। तो हमें काफ़ी सारी वैल्यू दी गई हैं और काफ़ी सारी वैल्यू देने के साथ हम सकते हैं। तो ये जो ऑयल ड्रॉप है जो कि 12 ड्रॉप से मिलाकर बनी हुई है, ये बड़ी ड्रॉप है। तो जो ऑयल ड्रॉप है वो 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन से मिलाकर बेसिकली बनी हुई है, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन से मिलाकर बनी हुई है। तो इस ड्रॉप और जो कि रेस्ट में है तो इसका जो फोर्स है वो mg डाउनवर्ड्स लग रहा होगा और इस mg पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा जो कि अपवर्ड लग रहा होगा, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं। तो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो होगा F = QE बेसिकली, जो कि अपवर्ड होगा, इस तरह ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों फोर्स होते हैं तभी ये बैलेंस मानी जाएंगी, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होंगी। तो हमारी जो इक्वेशन फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जो mg मास है उस ड्रॉप का, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है वो है हमारा QE। तो एक ये फोर्स और एक ये W वाला फोर्स दोनों वर्क करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तभी जाकर वो हमारी जो ड्रॉप है वो
रेस्ट में रह पाती है या स्टेशनरी रह पाती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब हमें यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक समस्या निकल कर ये सामने आती है कि हमें कुछ चीज़ें गिवन तो हैं लेकिन कुछ चीज़ें गिवन नहीं है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हमें चार्ज पता है, हमें जी पता है, लेकिन हमारे पास एम की समस्या आती है। लेकिन हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर हमें डेंसिटी नाम की टर्म दी है। जब भी कभी डेंसिटी हो जाए तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और हम इसी की मदद से इसको आगे कर सकते हैं कि हमें मास पता निकालना है तो रो इंटू वॉल्यूम कर देंगे। तो वॉल्यूम जो है वो बेसिकली हम निकाल लेंगे स्फीयर की फॉर्म में, और वॉल्यूम के स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो हम रखकर और डेंसिटी रखकर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डेंसिटी हमें गिवन है और वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई, अगर उसकी रेडियस 3 है और वो हमें दी हुई है, ये सब चीज़ें हमें इसमें दी हुई हैं, जो रेडियस वगैरह हैं ये सब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर हम उठा के मास की जगह रख दें, ये यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, रो इंटू जी पहले से ही है यहाँ पर, और क्यू ई हमारे पास है। तो इन सब इक्वेशन में हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें निकालना है आर। तो हमें आर की क्यूब इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाय 3/4 पाई आर क्यूब रो और जी, ये हमारी इक्वेशन बनकर आती है। और हम इसमें सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे हम, इसमें अब कैलकुलेशन का ही रोल रह जाता है। तो R3 इज इक्वल टू 3 हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, और 12 ड्रॉप्स है हमारे पास। किसकी ड्रॉप्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स की ड्रॉप्स हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमने चार्ज रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमें गिवन है 4.71 इंटू 10⁻, हमारे पास 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 एज इट इज़ कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे। आर क्यों लिया यहाँ पर हमने? आर तो इधर लिया हुआ है, आर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, इसको आर को हटाओ, ठीक है ना। आर को लेने की हमें ज़रूरत नहीं थी, पाई रो जी ही चलेगा बस हमारा, ठीक है। पाई की वैल्यू हमने रख दी, रो की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एज़ पर द क्वेश्चन जो भी वैल्यू गिवन है हमें वो रख देंगे 1.25 10⁻3, और उसके साथ साथ जी की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। अब हम इनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो अब हम इसको कैंसिल आउट करके सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो 4 3 जा 3 टाइम्स तो ये जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से हम इसको देखेंगे आगे सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। 16 से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक पॉइंट हटा दें यहाँ से तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। सारे पॉइंट्स पहले हटा ही दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट्स, ये इसके साथ ये हट गया, ठीक है, ज़ीरो वगैरह कट करके। तो फाइनली जो है इक्वेशन इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा। पॉज करके मैं इस रिजल्ट को लिख के कैलकुलेट करके आपको लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद अलग से, वो हमारा आ जाएगा, इसको सारी कैलकुलेशन को करके 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो वो ड्रॉप है वो इसके तरीके से आ जाएगी। थैंक्स। आप ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और आप कुछ भी चाहते हैं इसमें ऐड और इम्प्रूव कराने के लिए, आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।